Students, today our topic is radiation. Radiation क्या होता है? As you know about conduction, conduction के बारे में आपने पढ़ा था कि सॉलिड्स में होता है, एक पार्टिकल वाइब्रेट करके दूसरे पार्टिकल्स को अपनी हीट ट्रांसफर करता है। स्टेडी स्टेट के बारे में पढ़ा आपने। उसके स्टेडी स्टेट में आपने देखा कि कैसे टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया में डिफरेंट होते हैं बट कांस्टेंट रहते हैं एट मैक्सिमम टेम्परेचर जब वो एक्सपायर कर लेते हैं। एंड दीज टेम्परेचर वेरी मटेरियल टू मटेरियल, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है और उसके हिसाब से थर्मल कंडक्टिविटी आपने पढ़ा, सीरीज पैरेलल पढ़ा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा वो है रेडिएशन। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, रेडिएशन। रेडिएशन, सबसे पहली बात, जो रेडिएशन है इसमें किसी मैटर की जरूरत नहीं होती। नो मैटर नहीं, टू फ्लो ऑफ हीट, टू फ्लो ऑफ हीट, कि हीट फ्लो करे, उसके लिए कोई भी मटेरियल मीडियम इसमें रिक्वायर नहीं है। ओके, इसके बाद जो रेडिएशंस होती है सन से अर्थ तक किस तरह से आ रही है, तो आप समझ सकते हो बीच में वैक्यूम होता है। ठीक है, no matter required for heat transfer। तो इस चीज को ध्यान रखना कि रेडिएशन में कभी भी कोई मैटर आपने नहीं लेना है। सन से जो रेडिएशन आ रही है वो कई टाइप्स की है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन आर कमिंग फ्रॉम द सन। उसमें इंफ्रारेड है, विजिबल रेडिएशन है, सो मेनी रेडिएशन आर देयर। और वो कैसे आ रही है? विदाउट मटेरियल मीडियम। लेकिन क्वेश्चन आ जाता है कि सर जो हीट है वो विदाउट पार्टिकल कैसे ट्रेवल कर सकती है? तो इसका जो रीजन है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। काफी टाइम तक इस चीज का पता नहीं लगा था कि वैक्यूम में किस तरह से हीट रेडिएशन कह लो या लाइट कह लो कैसे ट्रेवल कर रही है। तो उसका आंसर आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड दिस टॉपिक और दिस चैप्टर यू हैव टू स्टडी इन +2 12th स्टैंडर्ड। 12th स्टैंडर्ड में आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती चलने के लिए। तो ये दोनों चीजें किसके लिए है? रेडिएशन के लिए, कि रेडिएशन विदाउट एनी मटेरियल मीडियम ये चल सकती है। चलो, उसके बाद एक होता है थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। थ्योरी ऑफ एक्सचेंज ये क्या होता है? इसमें सबसे अच्छी बात क्या होगी? देखो, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। थ्योरी ऑफ एक्सचेंज में जो बॉडी होती है, जो ऑब्जेक्ट होता है, वो एमिट और एब्जॉर्ब करता है लाइट हीट को। ठीक है, ऑल द बॉडी एमिट्स रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर। याद रखना कि सभी की सभी बॉडी, ऑल द ऑब्जेक्ट और बॉडी, ऑल द बॉडी, ठीक है, ऑल द बॉडीज क्या करती है? हीट एब्जॉर्ब एंड एमिट। हीट को एब्जॉर्ब भी कर रही है और एमिट भी कर रही है। आप यहां पर वर्ड दे दो कॉन्टिन्यूअसली, ये वर्ड आपकी हेल्प करेगा। एट ऑल टेम्परेचर, एट ऑल टेम्परेचर। बहुत बड़ी बात है बच्चों, ये समझने की कोशिश करना कि जो बॉडी है, ये देखो, ये कोई बॉडी है। आइदर आप कोई भी चीज ले सकते हो, कोई ठंडी चीज ले सकते हो, कोल्ड वन ले सकते हो, हॉट वन ले सकते हो, कोई भी बॉडी ले सकते हो आप इसको। और जो ये बॉडी है ये आपकी हीट रेडिएशन को एमिट भी कर रही है और एब्जॉर्ब भी कर रही है। नहीं समझे?
अगर आप कोई चीज अगर देखते हो सर इसमें से तो हीट बाहर निकल रही है, तो ये गलत है। कोई भी बॉडी है, ऑल द बॉडीज हीट एब्जॉर्ब एंड एमिट कॉन्टिन्यूसली, एक ही टाइम में एब्जॉर्बन भी हो रहा है और एमिशन भी हो रहा है, दोनों प्रोसेस होती है। ठीक है, दोनों प्रोसेस होती है, एक बॉडी का ऐसा नेचर होता है। ठीक है, ये थ्योरी ऑफ एक्सचेंज का पॉइंट है कि जो रेडिएशन होंगी वो एमिट भी होंगी और एब्जॉर्ब भी होंगी एक सिंगल टेम्परेचर पे। टेम्परेचर आप जो मर्जी रख लीजिए, बढ़ाइए या घटाइए, ये दोनों काम होंगे। सेकंड पॉइंट, जो अमाउंट होगी इसकी, किसकी, अमाउंट ऑफ हीट। देखो कोई कम हीट रेडिएशन को एमिट करेगा, कम एब्जॉर्ब करेगा, तो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन, अमाउंट ऑफ हीट की बात कर रही है, वो डिपेंड करती है। अब डिपेंड किस पे करेगी, ये बॉडी किस चीज की बनी हुई है। देखो अलग अलग मटेरियल्स की है, तो दुनिया भर के मटेरियल्स है हमारे पास, तो यहाँ पर बात आ जाती है कि ये जो डिपेंड करेगी, ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मटेरियल। दूसरा, ये जो डिपेंड करेगी ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगी कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। देखो ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा एमिशन, ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, कम होगा तो कम होगा। ऐसे नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल बॉडी किस मटेरियल की बनी हुई है, ये दोनों चीजें क्या करती है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब को और एमिशन को यस अफेक्ट करती है। अब बात आ जाती है कोई चीज ठंडी कैसे होती है, गर्म कैसे होती है, कैसे पता लगेगा। तो इसके लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हो, जो ये बॉडी है इसका टेम्परेचर हम कम कर लेते हैं कि इसका टेम्परेचर कम है, और जो इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसको ज्यादा ले लेते हैं। ठीक है, ये ज्यादा ले लेते हैं और इसको कम ले लेते हैं। देख पा रहे हो, ज्यादा का मतलब सपोज बाहर हमारा टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और इस बॉडी का टेम्परेचर है हमारा सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही मैंने ये बॉडी 30 डिग्री सेल्सियस में रख दी, मतलब मेरे रूम का टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस और बॉडी का 10 डिग्री सेल्सियस था, ठंडी चीज थी, तो मैं उसको रूम में ले आया, तो क्या फील करते हो आप, क्या देखते हो, वो बॉडी उस टाइम बाद क्या हो जाएगी, यही वाला टेम्परेचर एक्वायर कर लेगी। मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री सेल्सियस पर आकर कांस्टेंट हो जाएगा। 30 से ज्यादा तो नहीं होगा, नहीं। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसने सराउंडिंग से क्या करना है, हीट को एब्जॉर्ब करना है। क्या करना है, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी। देखो टेम्परेचर डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पे कम। तो इस चीज को यहाँ पर लिखिए आप, इस तरह से समझिए इसको, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बॉडी। देखो थोड़ा मैथमेटिकल में लेकर जा रही है इसको कि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है और बॉडी का टेम्परेचर कम है। तो अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा हुआ, बॉडी कम हुआ, तो सबसे पहली बात एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। बॉडी क्या करेगी, हीट एब्जॉर्ब करेगी। क्यों, किस लिए, अपना टेम्परेचर बढ़ाकर इसे इक्वल आने के लिए, स्टेबिलिटी लेने के लिए, इसके जैसी होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन क्या था होगा, देखो ये वाला पॉइंट ध्यान से, मैंने जो थ्योरी ऑफ एक्सचेंज में बोला है ऊपर, ऑल द बॉडीज हीट एब्जॉर्ब एंड एमिट कॉन्टिन्यूसली, एक ही टाइम पे दोनों काम हो रहे होंगे, तो एब्जॉर्ब भी हो रहा है और एमिशन भी हो रहा है, बट एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और एमिशन कम होगा। देखो मैंने यहाँ पे इक्वल नहीं लिखा था, इक्वल एब्जॉर्ब और इक्वल एमिट, मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था दोनों काम होंगे, एक ज्यादा होगा तो एक कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखा आपने, एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, एमिशन कम हो रहा है, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या रहने वाला है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीजेस, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीजेस। और सेकंड अगर उल्टा हो जाए इसमें, मींस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग को अगर आप कम ले लेते हैं और टेम्परेचर ऑफ बॉडी
ज्यादा ले लेते हैं, तब क्या होगा? सपोज दिस इज द बॉडी, इट्स टेम्परेचर इज 30 डिग्री, ओके, बॉडी टेम्परेचर, एंड द सराउंडिंग टेम्परेचर इज सपोज 10 डिग्री सेल्सियस। कितना? 10 डिग्री सेल्सियस। देन क्या होगा? जो ये बॉडी है, ये जो रेडिएशन को एमिट करेगी, बाहर निकाल लेंगी अपने में से, तो हीट एमिटेड, हीट एमिटेड, हीट एमिटेड होगी इसमें। कब तक? जब तक वो सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? नाउ द एब्जॉर्प्शन बाय द बॉडी, बॉडी का ज्यादा नहीं, एमिशन बाय द बॉडी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर लिखिए एमिशन, एमिशन रेट इज ग्रेटर देन एब्जॉर्प्शन, तो वो एब्जॉर्ब कम करेगी और एमिट ज्यादा करेगी, जिसकी वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर है, रिजल्ट क्या रहने वाला है? रिजल्ट रहेगा टेम्परेचर ऑफ बॉडी विल डिक्रीजेस, विल डिक्रीजेस। ओके, तो इस चीज को ध्यान से समझना कि कब टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता है और कब घटता है। हर टेम्परेचर पर, एट ऑल टेम्परेचर हीट एब्जॉर्ब्स एंड एमिट। वो बात अलग है कि रेट कम होगा और ज्यादा होगा, और किसके हिसाब से होगा? सराउंडिंग और बॉडी के बीच के डिफरेंस के हिसाब से ये सारा वर्क होगा। चलो आगे चलते हैं। रेडिएशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट मैटर, नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड, वन प्लेस से किसी अनदर प्लेस पर आप हीट को ट्रांसफर कर सकते हो इसमें। और इसका सन से अर्थ तक जो रेडिएशन आ रही है, हीट रेडिएशन आ रही है, इज द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप रेडिएशन। बाकी जो भी कोई गर्म चीज है, देखो गर्म करते हैं, रूम में लेकर आते हैं, रख देते हैं तो वो ठंडी हो जाती है, ठीक है। और कोई ठंडी चीज है तो रूम में रख देते हैं तो वो गर्म हो जाती है। कैसे? क्योंकि वो अपने सराउंडिंग के साथ क्या करती है? टेम्परेचर को इक्वल कर जाती है। और यही चीज आपको इस तरह से समझाई गई है। चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर कि अगर ये बॉडी सराउंडिंग का टेम्परेचर इज इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर हो जाए तो तब क्या होगा? दोनों के टेम्परेचर इक्वल हो गए, कांस्टेंट हो गए। इसमें क्या होगा? इसमें भी थ्योरी ऑफ एक्सचेंज लगेगी, मीन्स एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये दोनों के दोनों फिर दोबारा से, मतलब ये तो होते ही रहेंगे, भले ही कोई बॉडी ठंडी हो रही हो, भले ही गर्म हो रही हो, भले ही वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही हो, ठीक है, वो उस वक्त भी हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा और एमिट भी कर रहा होगा। ये याद रखना, भले ही टेम्परेचर क्या हो जाए दोनों का कांस्टेंट, वो भले ही इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो ये तीनों पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एमिसिव पावर। एमिसिव पावर क्या होता है? एमिसिव पावर, एमिसिव पावर को E से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर E। और जो ये E होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एमिसिव पावर में Q लीजिए आप, ठीक है। Q जो होता है, Q लीजिए, पहले तो हम हीट के लिए बात करेंगे। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। व्हाट इज सरफेस एरिया? यस, बॉडी का जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, दिस इज सरफेस एरिया, उतना ज्यादा हीट को वो एब्जॉर्ब और एमिट कर सकता है, ठीक है।
Second, it is directly proportional to time also. जितने ज्यादा टाइम के लिए आप इसको रखेंगे, कोई बॉडी का टेम्परेचर है मान लो 10 डिग्री सेल्सियस, बाहर का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, में रखा उसी टाइम तुरंत वापस ले गए इसको 10 डिग्री पे, तो कितना हीट ये एमिट करेगा, बहुत कम कर पाएगा। लेकिन अगर आपने उसको काफी देर तक के लिए इसी रूम में छोड़ दिया तो क्या होगा, काफी टाइम तक काफी हीट को वो क्या कर देगा, एमिट कर देगा। तो टाइम इज आल्सो द फैक्टर ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपने क्या करा, कंबाइन करा, तो ये आपके पास आ गया Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AT एंड Q इज इक्वल टू दिस प्रोपोर्शन बिकम्स इक्वल टू, बट यहां पर आपने क्या लगा देना है, स्मॉल लेटर E, एंड दिस स्मॉल लेटर E इज एमिसिव पावर। लेकिन एक चीज देखिए, यहां पर हमने बॉडी का देखा, बॉडी का सरफेस एरिया देखा, और ये देखा वो कितनी देर तक के लिए हमने यहाँ पर रखी हुई है, उन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है हीट का। लेकिन एमिसिव पावर भी तो कोई चीज है। एमिसिव पावर क्या चीज है, नेचर ऑफ मटेरियल। ये नहीं हर बॉडी आप लाकर ऐसे रख दीजिए और वो इसी तरह से इतनी ही हीट को वो क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा, या इतनी ही हीट को वो एमिट कर देगा, ऐसा नहीं है। नेचर ऑफ मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट एब्जॉर्प्शन और एमिसिव पावर। याद रखना है, अलग अलग मटेरियल अलग अलग टाइप की उनकी क्या होगी, एमिसिव पावर। ठीक है, क्या होगी, एमिसिव पावर। और एमिसिव पावर किसके ऊपर डिपेंड करती है, मटेरियल पर। इसकी यूनिट क्या होंगे, यूनिट ऑफ ई। कैसे फाइंड आउट करोगे, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय AT। Q क्या है, हीट को जूल में लिखते हैं, एरिया मीटर स्क्वायर, टाइम सेकेंड। ओके, तो ये इसके यूनिट आ गए, जूल अपॉन सेकेंड, वाट भी बोल सकते हो, वाट अपॉन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और डायमेंशन निकालना चाहो, डायमेंशन निकाल सकते हो। जूल को क्या लिखते हैं भाई, डायमेंशन ऑफ E। तो सबकी आप डायमेंशन लगा सकते हो, हीट एनर्जी है, जूल है, वर्क है, बात एक ही है। और इसकी जो डायमेंशन होती है वर्क और एनर्जी की, वो होती है mL2T-2। एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, L2। एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम, कैपिटल T। नाउ सॉल्व इट, L2 से L2 गया, T ऊपर, MT-3। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एमिसिव पावर। ठीक है, तो इस तरह से आप एमिसिव पावर भी ले सकते हो। अब बात आ जाती है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। ये तो सिंपल E था आपका, इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक, या इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर लो कि थोड़ा सा अलग तरीके से और पढ़ना है। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, इसको हम E लैम्डा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, E लैम्डा। लैम्डा वेवलेंथ के लिए यूज होता है बच्चों, लैम्डा वेवलेंथ के लिए यूज होता है। आपने पढ़ा होगा जो रेडिएशन है हमारे पास, लाइट रे है, इंफ्रारेड रेज है, सबकी वेवलेंथ अलग होती है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशन होती है। देखो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, वॉयलेट से। लेकिन इससे पहले, इससे बाद में एक्स रेज है, इंफ्रारेड रेज है, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज है। तो सो मेनी रेज आर देयर। तो दुनिया भर की वेवलेंथ है हमारे पास अलग अलग टाइप की, डिफरेंट लैम्डास है। तो बात आ जाती है कि एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या होती है। भाई कोई बॉडी का अपना अपना नेचर होता है। देखो ये बॉडी है, ये हीट रेडिएशन एमिट कर रही है। ठीक है, कोई भी रेडिएशन, उसके साथ लाइट भी है, कुछ भी है,
तो जरूरी नहीं भाई ये सारी की सारी लाइट एक ही जैसी हो, अलग अलग हो सकती है। बात ये आ जाती है कि इस मैटर के नेचर के ऊपर, जो बॉडी है वो नेचर ऑफ मटेरियल क्या है उसका, उसके ऊपर बड़ा कुछ डिपेंड करता है कि वो कौन सी लाइट को सबसे ज्यादा एमिट करना चाहता है। ठीक है, एमिसिव पावर डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड वेवलेंथ। वेवलेंथ वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है, और साथ में जो इस बॉडी का टेम्परेचर है उसकी फोर्स पावर। क्योंकि कोई भी बॉडी जब तक गर्म नहीं होगी, गर्म नहीं करोगे, वो लाइट को एमिट नहीं करती। तो टेम्परेचर इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर फॉर एमिशन। ओके, तो यहाँ पर ये बात याद रखना, एमिसिव पावर स्पेक्ट्रल, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का मतलब है कि कोई बॉडी अपना अपना टेस्ट है कि ये वाली बॉडी ये वाली वेवलेंथ को ज्यादा एमिट करती है, ये वाली बॉडी इसको कम करेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि भाई हर एक बॉडी एक जैसी वेवलेंथ को एमिट करना चाहती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, कोई भी बॉडी को अगर आप गर्म करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो वो कौन सी वेवलेंथ को ज्यादा ज्यादा में निकाल लेगी, वो उस बॉडी के नेचर पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पर, दूसरा आपके टेम्परेचर पर, और ठीक है वेवलेंथ इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी। चलो, इसके बाद जैसे एमिशन होता है वैसे अब्जॉर्प्शन भी पढ़ना आपने, क्योंकि एमिसिव और एब्जॉर्प्टिव दोनों चीजों के बारे में आप इस रेडिएशन में पढ़ रहे हो। क्योंकि बॉडी एमिशन करती है तो एब्जॉर्प्शन भी करती है। अब बात आ जाती है एब्जॉर्प्शन में, सर ऐसा क्या पढ़ेंगे, तो उसको भी हेडिंग लगाएंगे एब्जॉर्प्टिव पावर। अब हर एक मटेरियल की एब्जॉर्प्टिव पावर भी अलग अलग होनी चाहिए, नेचर की बात है। मेरे को ये वाली वेवलेंथ ज्यादा अच्छी लगती है, मैं इसको एब्जॉर्ब करूंगा। ठीक है, किसी को कोई वेवलेंथ बेकार लगती है तो वो उसको एमिट कर देता है। टू बी वेरी फ्रैंक, एमिशन एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा फील करके देखिए, आप कौन सी चीज को लेना चाहते हो, जो चीज आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, वो आप किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके नेचर के ऊपर। तो यहाँ पर नेचर ऑफ मटेरियल एक बहुत ही कॉमन फैक्टर हो गया दोनों। एब्जॉर्प्टिव पावर, इसको स्मॉल लेटर ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर ए से। फार्मूला, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी अपॉन हीट इंसिडेंट ऑन बॉडी, हीट इंसिडेंट ऑन बॉडी। क्या मतलब समझे, ये कोई बॉडी है, इसका एब्जॉर्प्टिव पावर कितना होगा, सपोज आपने क्या करा, इसके ऊपर इतनी सारी हीट डाल दी, हीट वेरिएशन डाल दी इतनी सारी, लेकिन क्या ये सारी की सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या ये सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, नहीं, कुछ हीट को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, यस और नो। तो इस रेशो को बोला जाता है एब्जॉर्प्टिव पावर। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्टिव पावर। सपोज आपने इस पे 200 रेडिएशन डाल दी, कितनी, 200 रेडिएशन, और इसने कैप्चर करी सिर्फ 40, कितनी, 40, सिर्फ 40 है, क्या करी इसने, कैप्चर कर ली। इंसिडेंट कितनी करी, 200, एब्जॉर्ब कितनी करी, 40, 160 वापस। तो कहने का मतलब है, तो इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी होगी, 40/200, कितना आ गया, 0.2। ये रिलेटिव टर्म में आया है, अगर आप इसको परसेंटेज बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट हटा
के 10 100 से मल्टीप्लाई किया तो 20%, यानी कि जो भी आप इस पे रेडिएशन डालोगे उसमें से ये 20% एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन इसी के साथ टॉपिक बनता है सर ए लैम्डा, किसका? ए लैम्डा, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर। अब आपकी मर्जी नहीं चलती। एक्सक्यूज मी नीरज सर, हाँ जी मैम, लास्ट 3 minutes आर लेफ्ट। ओके मैम। तो स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर, अब बात आ जाती है, जो ये वेवलेंथ मैंने 100 डाली, मान लो 100 में से इसके जो मतलब की वेवलेंथ है, देखो नेचर है इस बॉडी का कि वो इनमें से 120 जो रेडिएशन है वो इसके मतलब की थी और बाकी इसके मतलब की मान लो नहीं। तो आपको पता होना चाहिए ये 120 में से जो रेडिएशन लेगा वो ज्यादा लेगा, इसके एब्जॉर्प्शन इसको लेकर ज्यादा हो जाएगी और इसको लेकर कम हो जाएगी, क्योंकि उसके मतलब की जो वेवलेंथ है वो 120 थी इन 200 में से। देखो जो सन से रेडिएशन आ रही है वो डिफरेंट वेवलेंथ की है, अलग अलग वेवलेंथ की है। तो ये बॉडी के नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो उसमें से क्या लेना चाहता है और क्या एमिट करना चाहता है, ये बॉडी का नेचर देखेगा। थोड़ा बहुत टेम्परेचर देखेगा, ठीक है, बाकी सारा का सारा डिपेंड करेगा किसके ऊपर? नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी। तो एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन को लेकर आज के लिए इतना ही। तो एब्जॉर्प्टिव पावर स्पेक्ट्रल भी आप ए लैम्डा ऐसे ले सकते हैं। ए लैम्डा में आपका सिर्फ उसके टेस्ट के ऊपर डिपेंड कर जाएगा कि इन जो रेडिएशन में है उसके मतलब की वेवलेंथ कितनी है, वो उसमें से क्या करेगा? कैप्चर करेगा और बाकी हटा देगा। ओके, चलो बाकी कल पढ़ेंगे इसके बारे में कि ए की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है और उसका मतलब क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Thank you, sir.